हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू किया जाए। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करेंगे आज। छोटा छोटा प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर करके जल्दी जल्दी निकलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए आप लोग। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट देना है तो हमारा ये जो पूर्वांचल करियर क्लासेस है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस शुरू कर रहा है एक साथ। ऑफलाइन के ही सिर्फ फीस पे करनी होगी, ऑनलाइन पूरी तरीके से निःशुल्क होगा आपके लिए। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। क्यों भाई, एक बैच के साथ एक बैच फ्री मिल रहा है आपको, मतलब कि दो दो जगहों पे तैयारी। यूपी ट्रिपल एससी में 60% तो पक्का हो जाएगा आपका, मतलब आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये देखते थे ना आप कि चलिए मैं पेट पास किया, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि परसेंटाइल डाउन होने से भाई मैं इससे ऊपर ही लूंगा अपने भर्ती में, कहीं आप भर ही ना पाए फॉर्म भरवाने के बाद कहेंगे भाई इतने से कट ऑफ पे इतने लोग आ रहे हैं, बाकी आप लोग बाहर हो जाइए। तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं होगी। ऐसे करने के लिए तो भाई बहुत समस्या होती थी, इसलिए आपको कह रहे हैं कि जितने लोग हैं सभी लोग फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करके 60% ले आइए आप। सभी लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, सभी लोग क्वालिफाई मारिए। दिक्कत क्या है आपको? हाँ, थोड़ा सा कम आपका होता है तो इसलिए दिक्कत होती है। वो दिक्कत हम लोग होने नहीं देंगे, वो समस्याएं हम लोग होने नहीं देंगे अब। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबको बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि जो सीट होगी वो लिमिटेड होगी और जितने बच्चों के लिए होगी मजेदार होगी। इतना तो समझ लीजिएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बैच कैसे चलेगी। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। तो आइए शुरू किया जाए। तो आप बताइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट, ये जो प्लांट होता है फॉसिल प्लांट से संबंधित है, मतलब कि कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसमें फॉसिल प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। जल्दी से बताइएगा। भूगर्भ विज्ञान में आप जानते हैं, भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी के अंदर की जो बातें होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान आप जानते हैं, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहते हैं ना, इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन जिसे बॉटनी कहते हैं। अभी बॉटनी मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिया था, थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है बॉटनी की, जिसमें से प्रश्न आते हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं। तो ये तीन तो मैंने इधर बता दिया, चौथा वाला जो नहीं बताया है वही आपका उत्तर है। चौथा वाला जो नहीं बताया मैंने वही आपका इसमें राइट आंसर बनती। क्यों? पैलियो बॉटनी विज्ञान को ही क्या कहते हैं भाई, फॉसिल प्लांट से संबंधित होता है। इसमें इसका अध्ययन किया जाता है, फॉसिल प्लांट से अध्ययन किए जाते हैं किसमें, पैलियो बॉटनी विज्ञान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बेहतरीन है, अच्छा है, आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, उपयोगी नहीं होता तो मैं उसे स्क्रीन पर रखता ही नहीं, ना ही आपके सामने ले आता, ना ही उस पर कोई चर्चा करता। जितनी चीजें आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, वही आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर होते हैं और उसकी चर्चा होती है हम लोगों में। ठीक है, हम लोग जो चर्चा करते हैं वो बहुत बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि जो चर्चा पर चर्चा होती है ना वो चीजें जल्दी भूलती नहीं है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिए जल्दी से। क्या है भाई, क्या प्रश्न है इसका? मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन भाई, बताइए। आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न इतना आसान सा। चलिए बताइएगा भाई। जो ये रक्त की बात कर रहा है, अभी मैंने रक्त का पीएच मान कल बताया था, कितना पीएच होता है इसका? 7.4। अब 7.4 जो होता है ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति हो गई इसकी। प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। प्रकृति आप जानते हैं 7 से 14 और 0 से 7, इधर अम्लीय हो जाएगा, इधर कैसा होता है, अम्लीय होता है, और इधर क्षारीय होता है। इधर बढ़ते जाइए, 7 से ऊपर बढ़ते जाइए क्षारीय, 7 से नीचे आते जाइए अम्लीय होता जाएगा, ये आपको भी पता है। और एग्जैक्ट 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 हो जाता है तो उदासीन हो जाता है। बस यही तो आंसर होना चाहिए आपका। तो ये हो गया आपका
क्या बोलते हैं, रक्त के बारे में। चलिए रक्त के बारे में हो गया। अब पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। तो यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पूछा है, तो आप जानते हैं औसतन मनुष्य जो होते हैं, मेल जो होते हैं, मेल के शरीर में ये 5 से 6 लीटर होना चाहिए। 5 से 6 लीटर इसका क्या होता है, आयतन होता है। और फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में भाई थोड़ा सा कम कर लो, इसको 4 से 5 लीटर कर लो। ठीक है, 4 से 5 लीटर कर लो, ये हो गया। अब इसमें आंसर देख लो, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ एक बात और जानते रहिए, फीमेल में ये रक्त हमेशा कम होता है जब वो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं। महिलाएं जब क्या करती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो ये मात्रा हमेशा लगभग कम हो जाती है। 4 से 5 लीटर जो है ना, वो हमेशा कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमेशा उनका कम ही दिखेगा आपको जब गर्भ धारण करती हैं महिलाएं। एवरेज मान के चलो तो 80% महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं उनके शरीर में आपको रक्त कम ही मिलेगा, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। स्क्रीन पर थोड़ा सा धब्बा दिख रहा था। चलिए अब बताइए, समझ में आ गई बातें, प्रश्न का आंसर भी हो गया। आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, कोढ़ का उपचार। कोढ़ का मतलब आप लोग जानते हैं, कोढ़ का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई? वही जो सफेद हो जाता है, फिर ऐसे चित्ती सफेदी आ जाती है स्किन पर आपके हो जाती है। तो कोढ़ का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है भाई? किससे संबंधित होता है जरा बता दीजिएगा। तो ये आपका सल्फोन आपने नाम सुना होगा, तो सल्फोन से ही संबंधित होता है आपका ये जो कोढ़ है ये। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये क्या है, ये एक त्वचा से संबंधित रोग है। त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है, त्वचा से संबंधित रोग है और संबंधित किससे होता है? सल्फोन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, जल्दी से इसको बताइएगा क्या है भाई, मैं भी देख लेता हूँ। चलिए आइए, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है। मानव आबादी में मतलब बड़ी आबादी हो कोई, उसमें कोई एक ही बीमारी, संक्रामक बीमारी आ जाए और एक जो निश्चित समय होता है उससे अधिक समय तक वह बीमारी रह जाए, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, पेंडेमिक होता है। पेंडेमिक अंग्रेजी में कहते हैं मतलब महामारी। क्या कहते हैं भाई? महामारी विज्ञान कहते हैं उसको। आप जानते हैं, अभी आप लोग तो उसी से सर्वाइव करके आए हैं, जितने लोग हैं सभी लोग उसी से सर्वाइव करके आए हैं, उसी को कहते हैं महामारी। जैसे कि आपका हो गया कोरोना एक महामारी ही है, पेंडेमिक ही है। आप उससे सर्वाइव करके बच के आए हैं ना। जैसे फ्लू हो जाता है, ये आपका कोरोना हो गया। कोरोना के बाद एक और हम्पी वायरस आ गया था ना। तो इसी तरह से जितने भी वायरस होते हैं वो किस में आते हैं? आहार विज्ञान में। तो भाई आहार के बारे में बताया जाएगा ना, ये बीमारी से थोड़ी संबंधित है। आहार विज्ञान में प्रतिरक्षा से जानते हैं, ये तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम से। प्रोक्टोलॉजी ये भी अलग ही है। बचा क्या, वो तो सीधा सीधा नाम बता के रखा है इसमें। क्या नाम बता के रखा है? महामारी विज्ञान। भाई ढेर सारी आबादी में, देखिए ढेर सारी आबादी है आपकी, मानव की ढेर सारी आबादी है, उसमें एक ही रोग सभी लोगों में अनियमित तरीके से फैलता रहे और जो निश्चित समय होता है उस निश्चित समय से अधिक समय तक लोगों को प्रभावित करता रहे, उसी को हम लोग कहते हैं महामारी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महामारी। ये संक्रामक बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारियां होती हैं? संक्रामक बीमारियां होती हैं, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होती है? फैलती रहती हैं। और मैंने ये सारी चीजें बताई है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का प्रश्न जो है छोटा प्रश्न है, ज्यादा परिभाषित करने लायक नहीं है, ज्यादा व्याख्या करने लायक नहीं है। इसलिए जल्दी से प्रश्न को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग आप कहिए कि ना बताया हूं मैं, तो भाई लानत हो जाएगी आप पर। फिर मैं क्या ही कहूंगा आपको। हाँ बस ये है कि नाम उसने बदल दिया है भाई, पीलिया पोलियम टाइफाइड ग्वाइटर। अब आप ये बताइए कि मैंने तो आपको बताया है हिंदी में, अंग्रेजी मैंने एक बार भी नहीं बोला था। 50% लोग तो इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे। 50% लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे
कि कौन सा रोग होगा, क्योंकि उसने इसकी हिंदी लिख रखी है, तो वही हाल हो गया ना। कहेंगे ना, देख रहे हो विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल बोल कर हमको फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पे अंग्रेजी ही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है भाई। ग्वाइटर को ही कहते हैं घेंघा रोग, ग्वाइटर को ही हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग। अब कितने जितने लोग होंगे सबको याद आ गया होगा कि भाई आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो घेंघा रोग होता है, यानी ग्वाइटर होता है। अब इसमें मैंने कल परसों दोनों दिन बताया था कि जो थायराइड ग्रंथि होती है आपके गले की वो फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, थायराइड ग्रंथि वो क्या होती है, फूल कर बढ़ जाती है, फूल कर बढ़ जाती है। ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों को ज्यादा होती है ये बीमारी, ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों को ज्यादा होती है। और क्यों होती है, क्योंकि जो पानी ठंडा होता है वहां पर, ठंडे पानी में आयोडीन क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाता है आयोडीन। अब बताइए, आप लोग बहुत ज्यादा वो सेवन करते हैं ठंडे पानी का, फ्रिज से पानी निकाल लेंगे तुरंत पीने के लिए, वो आपके लिए हानिकारक होता है हमेशा। बस जानते रहिए, बता दे रहा हूं आपके सुविधा के लिए। आइए प्रश्न नंबर 6, जब लाल गुलाब को प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा, लाल गुलाब को तो प्रकाश के माध्यम से देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। अच्छा हाँ, प्रश्न हरे प्रकाश से होना चाहिए बस, हरे प्रकाश से। लाल गुलाब को हरे प्रकाश की लाइट को कैसा कर दिया जाए, हरा कर दिया जाए, हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाए तो कैसा दिखता है। गुलाब कैसा है भाई, गुलाब लाल है। ओ एक मिनट, गुलाब कैसा है भाई, गुलाब कैसा है आपका, गुलाब कहा गया कि जो आपका गुलाब था वो कैसा है, गुलाब लाल कलर का है। कैसा है भाई, लाल कलर का गुलाब है आपका, ठीक है। लीजिए, बना रहे थे कुछ, बन गया कुछ, इससे अच्छा तो हम अपना ही बना लें, ठीक है, अपना ही काम कर ले रहे हैं। चलिए ये हट गया। गुलाब कैसा था, लाल था। प्रकाश कैसा डाला गया इस पर, हरा प्रकाश डाला गया, हरा प्रकाश डाला गया, तो दिखाई कैसा देगा ये भैया, काला दिखाई देगा। ये स्क्रीन के जैसा दिखाएगा, रंग ही नहीं बता पाएंगे हम इस पर, काला रंग, ऐसा रंग दे दिए कि कौन सा रंग दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देता है। आप लोग अब तक नहीं समझ पाए होंगे, आप लोग सोचे होंगे कि नीला दिखाई देगा, नहीं नीला नहीं दिखाई देता है मेरे दोस्त, ये काला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जब लाल गुलाब पर हरा प्रकाश डाला जाता है तो ये कैसा दिखाई देने लगता है, काला दिखाई देने लगता है, ठीक है। जानते रहिए सारी बातें, कुदरत के 8वें अजूबे में आ जाएगा ये। चलिए ये प्रश्न नंबर 7, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील होता है, नाभिकीय किरणों के लिए न्यूक्लियर रेज जो होती हैं उनके लिए पूछ रहा है कि जो, अब आप ये बताइए, सीधे सीधे मैं आपको कह दूं कि जब परमाणु बम गिराया जाता है, जब परमाणु बम गिराया जाता है तो वहां की नस्लें जो होती हैं वो अपाहिज पैदा होने लगती हैं, क्यों, और अपाहिज जब होती है ना तो वो आपकी रीढ़ की हड्डियों से ज्यादा संबंधित होता है। रीढ़ की हड्डी में क्या होता है इसमें भाई, आंखें, ये देखिए आंखें नहीं, त्वचा नहीं, फेफड़ा नहीं, बोन मैरी लिखा गया है, बोन मैरो को। यही बात फिर की गई है भाई, अंग्रेजी बोल बोल कर फंसाया जा रहा है। मैंने आपको अस्थिमज्जा बताया है ना, मैंने तो आपको अस्थिमज्जा बताया है। लीजिए बोन मैरो देख लीजिए, बोन मैरो तो बताया कि भाई अस्थिमज्जा को बोन मैरो ही कहते हैं, ये तो बताया है ना मैंने। ऑप्शन में वो चाहे हिंदी लिखे चाहे अंग्रेजी लिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए ये प्रश्न भी हो गया आपका। प्रश्न नंबर 8 आपके लिए, लीजिए बताइए, शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है, सर्वाधिक प्रोटीन शाकाहारी, मतलब कोई इंसान है शाकाहारी है बेचारा, वही घास फूस और साग सब्जियां खाता है, तो पूछा जा रहा है कि उसको प्रोटीन सबसे ज्यादा किस मात्रा में किस अनाज से मिलती है। जैसे मांसाहारियों को तो मांस से मिलते हैं, मांसाहारियों को मांस से मिलेगी, और किससे मिलेगी प्रोटीन,
इसमें ये पूछा गया है कि शाकाहारी जो है उनको सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें। अरे भाई आपको बताया गया है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा दलहनी फसलों में होती है। किसमें? दलहनी फसलों में होती है। तो यहाँ कहीं दाल दिख रही होगी आपको, लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, बस बात खत्म। स्रोत अच्छा है, खाते अच्छा है, मिलेगा अच्छा। क्यों? प्रोटीन खा खा के आप लोग क्या बन जाइए? बॉडी बिल्डर बन जाइए। क्योंकि प्रोटीन जानते हैं क्या करता है? लीजिए, प्रोटीन के बारे में असत्य कथन है, बताने जा रहा था प्रोटीन के बारे में, लेकिन वो प्रश्न आ गया, अब बताना ही पड़ेगा, मजबूरन बताना पड़ेगा क्या क्या कार्य होता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है मेरे भाई? तो प्रोटीन का कार्य शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होना, नई कोशिकाओं को जन्म देना, ये सारे कार्य होते हैं, मैंने बताया है आपको पहले से ही। और क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत भी जान लीजिए। स्रोत सबसे अच्छा बताया गया है, दलहनी फसलें होती हैं, सोयाबीन में होता है, मांस में होता है, प्रोटीन सभी चीजों में मिलती है। इतना जितना अभी मैंने इतने बताया, इतने में ये प्रश्न शायद हल हो जाए आपका। आइए देखते हैं। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन होता है। देखिए मैंने बताया ना कि सोयाबीन होता है, दलहनी फसलें होती हैं और मांस होता है, ये तो सही हो गया। इसने पूछा असत्य कथन है, पहले ये ध्यान दीजिएगा। असत्य कथन मतलब जो गलत होगा वो देखना है, बाकी सही तो होंगे। कई इसमें 3 सही 1 गलत होगा। तो प्रोटीन से शरीर के सेलों, सेलों का मतलब कोशिकाओं, सेलों का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं। मैंने कहा ना कोशिकाओं की मरम्मत करता है, कोशिका का निर्माण करता है। लीजिए कोशिका का निर्माण करता है। मैंने जितना बोला है उतने में ही आपका प्रश्न मिल जाता है, उससे ज्यादा मैं बोलता ही नहीं। आगे देखते हैं। प्रोटीन शरीर के विकास, वृद्धि एवं विकास मैंने बोला है। मैंने क्या बोला है? वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। मैं उतना ही बोलता हूं जितना आपके पेपर में आता है। वृद्धि हटा दीजिए, विकास आ गया। कितना विकास करेंगे आप लोग? जितना आपको चाहिए उतना मैं दे रहा हूं, ले लीजिए जितना लेना है। 3 सही हो गया, चौथा अपने आप गलत हो जाना चाहिए। शरीर में संचित होता है, नहीं भाई, शरीर में प्रोटीन संचित थोड़ी होता है, शरीर में आपके फैट संचित होता है भाई। यहाँ पर अगर फैट होता, जैसे कि आप कहते हैं वसा, अगर यहाँ पे वसा होता ना तो ये बात सही हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं संचित होता है आपके शरीर में, प्रोटीन संचित नहीं होता है, बस ये अपना कार्य करके समाप्त हो जाता है, संचित नहीं होता है। प्रोटीन संचित हो जाएगी तो बीमारी आ जाएगी आपके शरीर में। ठीक है, लीजिए। तो ये 3 सही हो गया, तो चौथा वाला गलत हो गया, यानी कि इसमें असत्य पूछा है, इसका उल्टा हो जाएगा। ये तीनों को गलत करके इसे सही कर दीजिए कि भाई यही वाला असत्य कथन है इसके लिए, प्रोटीन के बारे में यही गलत है, ये सही बात नहीं है कि उसका संचय होता है शरीर में, नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10। शुष्क सेलों में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? इसने पूछा है कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं तो जो तेजाब का पानी होता है वो तो जानते हैं, तेजाब का पानी होता है वो तो तेजाब होता है, वो तो अलग बात है। इसलिए पूछा रसायन कौन सा होता है, बताइएगा, है तो ऑप्शन। अरे भाई NH4Cl को नौसादर कहा जाता है और नौसादर का प्रयोग किया जाता है इसमें। NH4Cl को क्या कहा जाता है? नौसादर कहा जाता है, और नौसादर का ही प्रयोग किया जाता है, तो यही तो हुआ रसायन, फिर बात ही खत्म। अरे ये देखिए, ये तो तेजाब है आपके, ये दोनों के दोनों क्या है? अम्ल हैं। एक नाइट्रिक अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। लीजिए इनके बारे में भी जान लीजिए, नाइट्रिक अम्ल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्लराज का नाम सुना है? अम्लराज है। तेजाब का नाम सुना है? तेजाब है। सबसे तीक्ष्ण अम्ल की बात करें तो अम्ल है। अरे यार जो आप पूछना चाहिए पूछिए ना, सारी चीजें बताएंगे आपको। चलिए NH4Cl को क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम भी जानते रहिए ना, नहीं तो गलती से अमोनियम क्लोराइड दे दिया, सूत्र नहीं दिया तो फिर कहेंगे सर जी आपने नहीं बताया था। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, लीजिए हो गया, ये काम भी हो गया इसका। नौसादर कहते हैं, नौसादर भी जानते रहिए। जो भी चीजें आपको जरूरत होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अमोनिया गैस है, NH3 है, इसमें आप क्या करेंगे? HCl से क्रिया करवा देंगे, नौसादर प्राप्त हो जाता है सीधे सीधे।
लीजिए रासायनिक अभिक्रिया भी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई ना। देखिए 4H हो गया और हो तो गया कंफर्म। आप क्या जानना चाहें, क्या बच के जाएगा आपसे? मेरी क्लास आप करेंगे तो क्या बच के जाएगा आपसे बताइए? इसमें से अब कहीं और कुछ प्रश्न बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न देखकर हंसी आ रही है। जो चीजें मैं इतनी बार आपको पढ़ा चुका हूं वही प्रश्न आपके यूपीएसआई में, यूपीपी में, तो आरआरबी में, एनटीपीसी में, जेल वार्डन में, सभी में आए हुए प्रश्न हैं वही जो मैं आपको थियरी में और प्रैक्टिस में दोनों में लगभग पढ़ाता चला आ रहा हूं। अब आप बताइए जल्दी जल्दी क्या पूछा है इसने? नींबू और संतरा पूछा है। नींबू और संतरे यानी कि सिट्रस फल जो होते हैं, कौन से फल? इनको सिट्रस फल कहा जाता है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो पूरा प्रश्न भी पढ़ लिया जाए। नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन, ऐसा कर लीजिएगा, विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है सिट्रस फल। सिट्रस फल सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पे चले जाइए, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी पर चले जाइए और स्कर्वी से सीधे सीधे आप चले आइए एंटी कैंसर विटामिन के पास, जिसे जलाने पर, जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, जो जल के साथ हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है भाई? 4 विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ए बी सी डी तीनों दिए गए हैं, तो चारों दिए गए हैं। ABCD चारों विटामिन दिए गए, इसमें से एक विटामिन है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। आप लोग जानते हैं, आंसर आप लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। लीजिए विटामिन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और कोई दिक्कत? मैंने इसका रासायनिक नाम बता दिया, इससे होने वाला रोग बता दिया, इसके स्रोत तो यही दिए गए हैं। बचा क्या फिर? कुछ नहीं बचा। बाकी इनके बारे में बताने को कहो तो बता दूं भाई, बार बार बताते आ रहा हूं। आसान है, जाने दी, छोड़ दीजिए, कई बार बता चुका हूं, उग जाता हूं मैं भी बताते बताते। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब, यूपी की बात ही छोड़िए, यूपी की बात ही छोड़ दीजिए, राजस्थान में भी दिखा है यह प्रश्न, बिहार में भी दिखा है यह प्रश्न, तहलका मचा के रखा है यह प्रश्न। यूपी की तो बात ही छोड़िए, यूपी में दिया था। देखिए लोग कह रहे थे कि यह प्रश्न कहां से आया था। अरे एक बार यूपीएसआई का प्रश्न उठा के देख लिए होते तो मिल गया होता। यूपीएसआई का प्रश्न है ये। कब का है भाई? कब का है ये तो भूल गया, लेकिन है यूपीएसआई का है। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि जो मनुष्य होते हैं उनका जो भार होता है, वजन नहीं, इसने आपका वजन द्रव्यमान नहीं पूछा है, इसने कहा जो आपका भार होता है जिसमें गुरुत्वीय त्वरण भी मिला दिया जाता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे भी जब मिला दिया जाता है तब कहा जाता है इंसान का भार। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा भार इंसान का पृथ्वी पर कब होता है? जब वो लेटा हो, जब वो बैठा हो, जब वो खड़ा हो, और एक ऑप्शन और होगा कोई, जब वो दौड़ता रहा हो। जब दौड़ता है तब, कि जब लेटा है तब, जब बैठा है तब, जब खड़ा है तब, कब होता है बताइए? दिमाग चकरा देने वाला प्रश्न है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे और कौन सा आंसर होगा इसका। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारी पृथ्वी। कौन है भाई? पृथ्वी। पृथ्वी पर खड़े हैं हम। अरे हमको मत मानिए, हम ऐसे थोड़ी। पृथ्वी पर कोई खड़ा है। अब मान लीजिए पृथ्वी पर, यहाँ पे कोई, थोड़ी बड़ी पृथ्वी बनानी चाहिए थी, यहाँ पर कोई लेटा रहता ऐसे, ठीक है। तो अब ये बताइए, जो इंसान लेटा है उसका तो जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की सतह पर बट गया ना, पृथ्वी की सतह पर बट गया, तो इसका द्रव्यमान सबसे कम भार इसका हो जाएगा।
सबसे कम भार लेटने पर हो जाता है और खड़े होने पर, ये जो मैं खड़ा हूं या आप खड़े हैं, आप जब खड़े होते हैं ना तो यहां से गुरुत्वीय त्वरण जोड़ा जाता है। पूरा का पूरा जो आपका भार होता है ना, पूरा भार आपका सेंट्रलाइज होकर पृथ्वी पर जाता है। कहाँ होता है भाई? केंद्रित होकर कहाँ जाता है? पृथ्वी पर जाता है। तो आपके शरीर का पूरा भार कहाँ पर दिख रहा है? पृथ्वी पर दिख रहा है। कब? जब आप खड़े हैं तब। यानी कि खड़े रहने पर मनुष्य का भार सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कब होता है? लेटे होने पर। लेटे रहने पर सबसे कम, लेटे रहने पर सबसे कम, ठीक। लेटे रहने पर सबसे कम और खड़े रहने पर सबसे ज्यादा। लेटे रहने पर सबसे कम क्यों? मैंने कहा ना, जब आप लेट जाते हैं तो जो आपका वजन होता है वो पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है, इसीलिए आपका भार कम, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्षैतिज लगने लगता है। क्षैतिज का मतलब आपके पूरे शरीर से इधर उधर लगने लगता है, तो वजन कम हो जाता है आपका, ठीक है। और जब खड़े हैं तब, खड़े हैं तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज होकर आपके पृथ्वी पर जा रहा है। देखिए खड़े हैं, पूरे पृथ्वी पर पूरा आ रहा है। जब पूरा आ रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक हो गया। तो कौन सा आंसर है? जब बैठा हुआ खड़ा हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न कई बार कई जगहों पर आए हुए हैं। यहाँ पर अपने यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी से अलग स्टेट में भी आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके लिए, आपके सामने, त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करता है। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करता है मतलब जो धावक लोग होते हैं ना, वो ऐसी चीज खाते हैं जिससे उन्हें तुरंत ऊर्जा मिल जाए, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी मैंने आपको बताया, इंस्टेंट एनर्जी मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके लिए इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे जल्दी ग्लूकोज किससे मिल जाएगा? विटामिन से। अरे भाई विटामिन से ऊर्जा थोड़ी मिलती है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब जानते हैं क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ये है नमक, नमक से थोड़ी। दूध, दूध पचाने में टाइम लग जाएगा यार आपको, ऊर्जा इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगी? दूध तो पचाने में टाइम लग जाएगा आपको। सुक्रोज, जब आप देखते हैं कोई इंसान दौड़ता है तो उसको पाउडर के रूप में ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोन डी दिया जाता है, सुक्रोज दिया जाता है। ये सुक्रोज जानते हैं क्या है? सुक्रोज मैंने आपको पढ़ाया है, डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड ये जो है, ये किसका डाइसैकेराइड है? तो इसमें दो मोनोसैकेराइड होते हैं, दो मोनोसैकेराइड होते हैं, दो मोनोसैकेराइड होते हैं। और कौन कौन से सैकेराइड होते हैं जब वो देख लीजिए, तो एक ग्लूकोज हो जाता है और एक फ्रैक्टोज हो जाता है, प्लस फ्रैक्टोज हो जाता है, फ्रैक्टोज हो जाता है। तो अब आप बताइए, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब सीधा मतलब ये समझिए कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी देता है हमारे शरीर को। मोनो का मतलब ये होता है एक अणु उसका है। दो अणु होगा तो उसको तोड़ने में टाइम लगता है ना शरीर को, एक अणु होगा तो टाइम नहीं लगेगा, वो सीधा सीधा एनर्जी देगा आपको। तो देखते हैं ना कि जब कोई दौड़ता है, कोई दौड़ देखने गए होंगे आप लोग, जो धावक होते हैं ना, वो पाउडर के रूप में जो लिए रहते हैं, या फिर उनका जो घोल होता है पानी में, उसमें ये सुक्रोज मिला होता है, तो तुरंत वो पी लेते हैं, तो तुरंत उनको एनर्जी मिल जाती है, तुरंत उनको एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, फिर से वो दौड़ना शुरू कर देते हैं उसी। तो उसी तरह से ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज फलों से प्राप्त होता है। फ्रैक्टोज किससे प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है। आप जानते हैं फलों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तुरंत ऊर्जा दोनों से मिलती है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब जान जाइएगा कि तुरंत ऊर्जा देगा, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, मैं इस जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाई चीजें है मेरी। थियरी वाला आप वीडियो देखिए, उसमें मैं पढ़ाया हुआ हूँ कि सुक्रोज जो होता है एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, मतलब कि दो अणुओं से, ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, दो अणुओं से मिलकर बना होता है। तो दो अणुओं से जब मिलकर बना होता है तो आप क्या करेंगे? इसको एक अणु में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जब आपके मुंह में जाता है तो मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक सैकेराइड में, यानी कि एक ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज के अणु में टूट जाता है। जब एक ग्लूकोज के अणु में टूटता है तो एक ग्लूकोज बनाता है, एक बनाता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज भी एक प्रकार का ग्लूकोज ही है जो फलों से प्राप्त होता है। बस इतना सा बताना था। ये हो गया सुक्रोज।
सुक्रोज से ही धावक क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? अरे अभी कल बताया था यार, कितना बताऊंगा। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आप जानते हैं कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की। 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन, इधर रॉबर्ट ब्राउन भी हैं, ये तो कोशिका में केंद्रक की खोज, कोशिका में किसकी खोज, केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज कब, 1831 में। कार्ल लुईस, लुईस को आप बताइए, लुईस को आप कमेंट कीजिए क्या है, लुईस को आप कमेंट कीजिए। लैंड स्टीनर मैंने कल आपको बताया था, इन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये यूं रहेगा, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिसमें इन्होंने ए, बी और ओ की खोज की थी और ए बी की खोज नहीं की थी। ए बी की खोज कैस्टिलो का नाम सुना आपने, अभी उस दिन बताया था मैंने। कैस्टिलो के साथ एक और वैज्ञानिक थे, क्या थे वो भी बता दीजिएगा, बता देंगे। कुछ ज्यादा स्पीड कर दिए क्या, लग रहा है, हमें लग रहा है कुछ ज्यादा स्पीड कर दिए। चलिए अच्छा मैं बता रहा हूँ। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, रक्त वर्ग, कुछ भी कहिए आप, उसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कार्ल लैंड स्टीनर ने ABO की खोज की थी। लेकिन उसके बाद AB की खोज किसने की, तो AB की खोज कैस्टिलो और एक उनके सहयोगी थे, उन दोनों ने मिलकर AB की खोज की थी। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। लुईस ने क्या किया था, लुईस पाश्चर, वही है ना, कार्ल लुईस। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो आपको तुरंत याद हो गया होगा कि क्या खोज की थी इन्होंने। बाकी सारी चीजें मैंने डेट वाइज बता दी। चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 15, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, अब बताइए। अब आए हुए प्रश्न हैं, बार बार आए हैं, इसलिए रखना जरूरी होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है बेरी, और विटामिन बी जो होता है वो होता है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी होता है क्या, कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसमें B1, B2, B3, B4 नहीं मिलेगा, B5 मिलेगा, B6 मिलेगा, B7 मिलेगा, B9 मिलेगा, B12 मिलेगा। बताइए, जितने विटामिन नहीं है उतने तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। जितने आपके पास विटामिन नहीं है उससे ज्यादा कहीं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। अब बताइए, विटामिन थायमीन, थायमीन के बाद क्या होता है, थायमीन के बाद राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के बाद निकोटिनेमाइड या फिर क्या कहते हैं आप, नियासिन कहते हैं, पेंटाथिनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, हो गया सब। चलिए बेरी खत्म। प्रश्न नंबर 16, गाय का औसत जीवन काल क्या होता है। गाय क्या, इंसान का पूछ लेना चाहिए था, उसका ये जीवन काल घटता जा रहा है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रहे हैं, जैसे जैसे आधुनिकता यानी टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंसान का ही जीवन घटता जा रहा है। बताना ही मुश्किल हो जा रहा है कि अब कितना हो रहा है। भाई 60 वर्ष जी ले, 60 वर्ष लोग जी लें वही बहुत हो जा रहा है। अब 60, 70, 80 जो भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब 80 तक जाते जाते हम लोगों की एज लग रही है जाते जाते 60 तक खत्म हो जाएगी। 60 नौकरी की एज है, 60 साल तक नौकरी की एज है और 60 साल तक लग रहा है हम लोग निपट जाएंगे। अब ऐसा टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पूछा है गाय का, गाय का जो होता है दोस्तों वो होता है 20 साल। गाय का क्या होता है, 20 साल होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, चिकोया का या बरगद का, दोनों में से कंफर्म करके बताइएगा। बरगद या सिकोया, मैंने दो चीजें आपको, दो नाम बता दिया कि जिनका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, या फिर टर्टल यानी कछुआ का, कछुआ। 3 ऑप्शन मैंने दे दिया है, तीनों में से आप बता दीजिए सबसे ज्यादा किसका होता है। बस ज्यादा बताइए, कितना एज हो, कितना होता है वो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, सबसे ज्यादा जीवन काल इसमें से किसका होता है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 यानी कि आज का लास्ट प्रश्न होगा ये। तो 17 क्वेश्चन है, 17 ही खतरा है, खतरे के साथ खून भी है। देखिए 17 प्रश्न है खतरा और खतरे के साथ खून।
बहुत ही, वो भी लाल कण। तो खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? खून के लाल कण, मैं बता दूं मेरे लाल कि ये जो लाल है ये कहलाता है आरबीसी। क्या कहलाता है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्प सेल्स। ठीक, ये लाल रुधिर कणिकाएं मेरे लाल बताइए कहाँ बनती हैं? तो कितनी बार मैं बताऊंगा, जरा आप बताइए कितनी बार बताऊंगा? जितनी बार आता है उतनी बार बताता हूं। अब क्या करूं आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइए। जीवन काल कितना होता है आरबीसीज का? आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑक्सीजन का संवहन करना कौन करता है? इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Hb, वही करता है। हीमोग्लोबिन का वर्णक क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है वो वर्णक होता है। हीम जो होता है वो क्या होता है? हीम नाम का वर्णक होता है, और ग्लोबिन जो होता है ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। तो हो जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जानते रहिए 120 दिन का जीवन काल हो गया। और मरता कहाँ पे है? प्लीहा। मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है कि जो प्लीहा होता है तो लाल रुधिर कणिकाओं को क्या करता है? दफन कर देता है। मतलब उनका जीवन काल खत्म हो जाता है, तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको यहाँ पे आके नष्ट कर देता है। ये बचा क्या? वही हाल कहा गया ना। देख रहे हो ना विनोद, एक ही को बार बार घिसते घिसते पुराना हो जाएगा ना। विनोद का नाम लग रहा है बदलना पड़ेगा। अंग्रेजी बोल बोल कर फंसाया जा रहा है। अरे भाई हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसा क्या, अंग्रेजी नहीं जानेंगे? हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी मीडियम से ज्यादा आगे जाते हैं। क्यों जाते हैं? बाद में बताएंगे। आप भी तो हिंदी मीडियम ही लग रहे हैं। जितने लोग हैं सब हिंदी मीडियम हैं। गर्व से कहो, हमारी मातृभाषा है हिंदी यार, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी पर गर्व होना चाहिए, मातृभाषा है हमारी। हाँ, चलिए सम्मान कीजिए हिंदी का। ये लीजिए बोन मैरो। बोन मैरो को हम लोग अभी भी बताया मैंने, अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, चलिए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो गया। जब इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया तो मेरे दोस्त, मेरे यार, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेट का बैच है, जो स्पेशल पेट का बैच चलाया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, वो 20 मई से लॉन्च किया जा रहा है। 20 मई से सुबह 6:30 बजे से ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रही हैं, जिसके साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैच के साथ आपको ऑनलाइन बैच फ्री दी जा रही है। ऑनलाइन बैच फ्री दी जा रही है, मतलब कॉम्बो बैच। क्या कहेंगे आप इसे? इसे आप कहेंगे कॉम्बो बैच। ठीक है, कॉम्बो बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है किसकी तरफ से? पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से। सभी टीचर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए, और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आपके सामने हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और परिश्रम खुद करेंगे, सफलता आपको दिलाएंगे। ये हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस का वादा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।